बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबे बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। पिछले लेक्चर में हमने ये वाला दावा पढ़ा था कि दावा दिला पाने कर्जा बर बिनाए परो नोट। मैंने ये दावा वैसे का वैसे लिखा हुआ है, आज इसका जवाब दावा देना है। अब आप कहेंगे कि आपने ये मिटाया क्यों नहीं? अगर मैं मिटा देता तो मेरे हाथ पे सफ़ा तो नहीं है ना, फिर मैं आपको दिखाता कैसे कि मैंने कौन सा फिक्रा में क्या बात की थी। ठीक है, ये मेरी बड़ी कीमती बात है। अगर तो अदालत में जो प्रैक्टिस होती है, मैंने जो दावा लिखा उसकी फ़ोटो कापी मेरे पास पड़ी है, यानी जिस शख्स ने दावा किया मेरे क्लाइंट के खिलाफ, मैं उसका अपने मुद्दा अलैह का डिफेंडेंट का वकील हूं, तो मेरे पास उस वकील के हाथ का लिखा हुआ दावे की कॉपी है। उस कॉपी के जरिए, समझे, ये कॉपी मेरे पास आई। अब मैं किसका वकील बन गया? मैं कोई और वकील हूं, तो मेरे पास ये कॉपी है, तो मैं उसमें बैठकर देख रहा हूं कि इसने फिक्रा नंबर 1 में क्या कहा, फिक्रा नंबर 2 में क्या कहा, 3 में क्या कहा, सो ऑन सो फोर्थ, इसने आगे क्या कहा। मगर जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो उसके दो तरीके हैं। या तो मैं आपको एक ही लेक्चर में दावा लिखूं, अगले लेक्चर के अंदर कोई ऐसी कोई टेक्निक हो कि फिर वो साथ दावा भी चलता रहे और मैं जवाब दावा उसके मुताबिक देख देख कर बताऊं, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है। सबसे इजी मेथड फिर क्या हमने सोचा कि जो दावा लिखा लिखाया है ये आपको बताएं और आपको सिखा दें कि इसका जवाब दावा कैसे बनता है। क्योंकि जवाब दावा तो जब आपने दावा पढ़ लिया, अब उसका जवाब आपने देना है। अब आप क्या करें, अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और जो मैं लिखवाता जा रहा हूं वो लिखना शुरू कर दें। इससे इजी मेथड और कोई नहीं होगा और इतना इफेक्टिव मेथड नहीं होगा। अगर मैं इसको मिटा दूंगा, आपको ना मुझे पता कि मैंने पहले लाइन में क्या लिखा था, ना आपको पता, तो इसलिए कॉपी पेंसिल निकालें। तो देखें हमने ये दावा क्या किया था, थोड़ा सा माइंड को पीछे ले जाएं। हमने कहा था कि मेरे पास क्लाइंट आया था, उसने कहा था ये मेरा दोस्त है, पुराने ताल्लुकात हैं, इसने मकान लेना था, इसको 23,60,000 की ज़रूरत थी। मैंने रूबरू गवाहान इसको दिए, इसने कहा गंदम की कटाई की फसल होगी, मैं वापस कर दूंगा। 5 माह गुजर चुके, गंदम की फसल कट भी बेचारी गई, खाई भी गई, मगर ये अभी तक इनकारी आ रहा है। अब 15 दिन पहले जब मैं इसके पास गया तो इसने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा, और अभी तक इनकारी है, इसलिए मेरा दावा कर दे। मैंने ये दावा लिखकर दायर कर दिया। अब समझें, पहले वो कौन सा वकील था जिसने ये दावा किया था? चेहरा तो मेरा ही नजर आ रहा है, मगर अब 2 करैक्टर में कर रहा हूं, ड्यूल पर्सनैलिटी बन जाता हूं कि पहले मैं था शेख मोहम्मद आसिफ असलम एडवोकेट, अब मैं बन जाता हूं राणा अहमद खां एडवोकेट। तो शेख आसिफ का जो दावा है ये मेरे पास आया, मैं राणा अहमद खां एडवोकेट हूं, मैंने इस दावे को देखा, अच्छा इसने ये किया है, तो अब मुझे इसके तोड़ ढूंढने हैं। ये हम गुर सीख रहे हैं कि अब इसके तोड़ क्या बनते हैं। जवाब दावा कैसे लिखा जाता है? सेम वैसे लिखा जाता है जैसे दावा लिखा जाता है, सेम वैसे, मगर आपको दावे की हर चीज का जवाब देना है। इसलिए ये इतना 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 कॉम्प्लिकेटेड होता है दावा भी और जवाब दावा भी, कि अगर इसमें मामूली सी मिस्टेक हुई, आपका जीता हुआ केस हार में, शिकस्त में तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए अब जब ये आया तो मैंने दावा देखा कि शेख आसिफ ने ये दावा किया है, तो मैं राणा अहमद एडवोकेट हूं, तो मैं इसका तोड़ ढूंढता हूं कि मैं अपने क्लाइंट को कैसे इस दावे से निजात दिलवाऊं। पहले हम देखते हैं दावा जवाब दावा लिखा कैसे जाएगा। सेम वही तरीका। देखिए मैंने पहले भी बताया था, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए हेडिंग दी है, ये दावे में नहीं लिखी जाती, ना जवाब दावे में लिखी जाती।
शुरू में क्या, वही जो बातें उसने लिखी है ना, मैंने वही का वही यहां तक वही लिख देना है, जो उसने लिखा है। ठीक, जो उसने लिखा ना, ये पूरा का पूरा वही मैं ऊपर लिख दूंगा, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। तो क्या आ गया, अब यहां पे दावा था तो यहां पे क्या डाल दूंगा, जवाब दावा। ठीक है, ये तो दावा था, दावा दिला पाने, ये उसका वो आ गया। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, दावा बजरिया दावा मिन, जवाब दावा मिन जानिब मुद्दा अलैह। ठीक, कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले अदालत का नाम, फिर जो आपका क्लाइंट है, क्योंकि ये दावा पहले का पहले आया है, ये दावा लिखा जा चुका है, इसलिए जवाब दावे में मैं ये नहीं कर सकता कि मैं तो इमरान का वकील हूं, मैं ये नहीं कर सकता कि इमरान का नाम यहां पे लिखूं और जाहिद को यहां पे ले जाऊं। नहीं, जो दावा है ना, मुझे यहां तक वही का वही लिखना पड़ेगा कि जो उसके वकील ने लिख दिया है। ठीक है, मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूं, जवाब दावा लिखते वक्त टाइटल तक, ठीक है, टाइटल तक सब कुछ वैसा का वैसे आपने छाप देना है जैसा कि उसके वकील ने लिखा। उसने ये लिखा था, मैंने यहां तक लिख दिया। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, जवाब दावा, जवाब दावा मिन जानिब मुद्दा अलैह। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या लिखूंगा, जवाब दावा मिन जानिब मुद्दा अलैह, आगे लिखेंगे मिन जानिब मुद्दा अलैह। यहां तक की कहानी को आपने नहीं छेड़ना। स्टार्ट आपने कहां से करना, जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी, राणा अहमद की जो अपनी क्रिएटिविटी, राणा अहमद का जो अब अपना उसका हुनर जो आने वाला है, वो यहां से शुरू होगा, जवाब दावा मिन जाने मुद्दा अलैह। यहां तक उसने शेख आसिफ की बात लिखी है। अब क्या, बिल्कुल वही जनाबे वाला यहां लिखा, और ये अब यहां पे साइल था तो यहां पे क्या लिख देंगे, मुद्दा अलैह बजरिया कौंसल हस्बे झैल आरिज है। देखें, राणा अहमद की बात कहां से शुरू हुई, डिफेंडेंट के वकील की बात कहां से शुरू हुई, जवाब दावा मिन जाने मुद्दा अलैह, जनाबे वाला, यहां पे साइल बजरिया कौंसल हस्बे झैल आरिज था ना। अब इसने राणा अहमद क्या लिखेगा यहां पर, मुद्दा अलैह बजरिया कौंसल हस्बे झैल आरिज है, कि मैं जो कर रहा हूं वो मुद्दा अलैह का वकील हूं। शेख आसिफ ने लिखा था, फिक्रा नंबर 1, ये कि साइल मुद्दई ये साइल या मुद्दई की मुद्दा अलैह से गहरी कुर्बत व रफाकत थी, और देरीना मरासम की बुनियाद पर रकूम का लेन देन अक्सर होता था। ये लिखा था ना, मगर मैं आपको इसको बाद में करते हैं, पहले थोड़ा सा जवाब दावे की कॉम्प्लिकेशन समझा देता हूं, फिर इसका जवाब देते हैं। ठीक, टाइटल तक जो दावे में लिखा आपने लिखा, यहां से क्या लिखा आपने, जवाब दावा मिन जाने मुद्दा अलैह। ये अब आपकी कहानी है, जनाबे वाला लिखा, और साइल की जगह पे क्या आपने क्या लिखा, मुद्दई या साइल की जगह पर क्या लिखा आपने, मुद्दा अलैह बजरिया कौंसल हस्बे झैल आरिज। यहां तक करने के बाद ना, यहां तक आपका आ गया। अब यहां से आप क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, यहां आप इब्तदाई उज़र, इब्तदाई एतराज के नाम से एक हेडिंग दे दें। अभी उसकी बात का जवाब अगर आप नहीं देना चाहते शुरू में, और देना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों, वो तो आप फिक्रा बुआए फिक्रा उसका जवाब दोगे। अभी पहले अपनी तो सफाई दे दो। मसलन मैं आके स्टार्ट में ये कह दूं, नहीं इस तरह नहीं हुआ, फलां हुआ फलां, नहीं 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 नहीं, फलां, पहले अपनी वो बात करो जो उसने नहीं की। देखो, मैं बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, वो बात इब्तदाई उज़र, ठीक है, इब्तदाई एतराज हेडिंग डालकर, ठीक, यहां पे यहां तक आ गया। अब यहां पे हेडिंग डालो इब्तदाई उज़र, ये इब्तदाई एतराज लिखें, बल्कि अच्छी बात है, इब्तदाई एतराज। ठीक, वो अब आपने किस तरह लिखना है, वो बातें जो वो क्लाइंट, वो आपका
प्लेंटिफ वो आपका मुद्दई जो नहीं बता कर गया, जो आपको जिताएंगी, आपके मुकदमे को कामयाब बनाएंगी, वो बातें अब आपने अदालत के सामने लेके आनी है। वो क्या है? मिसाल के तौर पर उसने तो कहा कि इसने मकान लेना था, अब आप कोई और कहानी घड़ ले। देखो मैं ये सिर्फ कानूनन लिहाज से कह रहा हूं, कहानी घड़ ले, वरना जो सच होता है, हक होता है, वो ही उस मुद्दा अलै से पूछे भाई आखिर उसने तुम पे क्यों किया है, तो वो खुद बताएगा कि मेरी ये दुश्मनी थी। फॉर एग्जाम्पल वो आके ये बताता है भाई मेन मसला ये है, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए, हुआ ये कि इस शख्स ने मेरी बच्ची का रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए, इसका बेटा अनपढ़ है, मेरी बेटी जो है एमए पास है, मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद इसने क्या किया, झूठे प्रोनोट बनवाकर मेरे नाम पे ये केस दायर कर दिया। ठीक है, ये वजह बन गई ना जो उसने जिक्र नहीं की। या क्या आप ये कह दें कि भाई अंगूठे मेरे ही हैं, दस्तखत मेरे ही हैं, मगर इसने मुझे गन पॉइंट पर अंडर प्रेशर मुझे लोगों के सामने पहले मुझे पकड़ा, मुझे अलग कमरे में लेके गए, गन पॉइंट पे मेरे अंगूठे लगवाए और फिर जाके मेरे खिलाफ दायर किया, क्यों कि मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। ठीक, तो जो भी कहानी आपने बनाई उसको इब्तदाई एतराज में लिखना है। अब उसमें आपको इसकी तरतीब देना जरूरी नहीं होती, और वो इब्तदाई एतराज ही आपके मुकदमे की असल कामयाबी होते हैं। ये तो वो है ना जो उसने कही, आप वो बताएं अदालत को कि जज साहब ये नहीं है, ये झूठा है, ये जो कह रहा है ये वो तो बात है ही नहीं, असल कहानी तो बताता ही नहीं, असल तो मैं आपको बताता हूं। और वो हमने क्या कहानी अब बना ली है कि ये अपने बच्चे के लिए मेरी बच्ची का रिश्ता लेने आया था, इसका बेटा बिल्कुल अनपढ़ है, मेरी बेटी एमए पास है, दोनों का जोड़ बनता ही नहीं, आपस में मानते ही नहीं। मैंने इनकार किया तो इसने दुश्मनी की बुनियाद पे क्या किया कि मैं अचानक सुबह के वक्त जा रहा था, सुनसान जगह थी, अभी हल्का हल्का अंधेरा था, नमाज पढ़कर निकल कर जा रहा था, तो इसने मुझे गन पॉइंट के ऊपर जो है गाड़ी में बिठाया, एक नामालूम जगह पर ले गए, वहां पर जाकर जबरदस्ती मुझ पे गन पॉइंट के ऊपर मुझे क्या कहा कि इस प्रोनोट के ऊपर अपने अंगूठे लगाओ, मैंने लगा दिए, उसके बाद इसने आके मुकदमा दायर कर दिया। ठीक, यानी कोई कहानी भी आप क्रिएट कर ले, मगर फिर मैं आपको ये भी बताता हूं जो कहानी क्रिएट करे ना उसका फिर सबूत अदालत आपसे मांगती है कि वो सबूत आपका क्या है। अब क्योंकि जो झूठी कहानी होती, झूठ तो झूठ होता है, अगर सच्ची कहानी हुई होगी, उसने अंगूठे लगवाए होंगे, तो ये जो क्लाइंट राणा अहमद का आया है ना, इसने थाने पे दरखास्त दी होगी कि मुझसे इस तरीके से गन पॉइंट के ऊपर इन्होंने मेरे साथ ये किया है। तो वो दरखास्त अगर सच्ची कहानी होगी तो मैं उससे क्या कहूंगा, भाई आप दरखास्त लेकर आओ जो आपने दी थी, दरखास्त दी थी ना। वो कहा हाँ, क्योंकि दरखास्त तो बनती है। ऐसा कौन बेवकूफ़ है कि जिसके अंगूठे भी लगवा लिए जाएं और फिर वो दरखास्त भी ना दे। तो मैं क्या कहूँगा, दरखास्त लेकर आओ। वो जब दरखास्त लेकर आएगा, अब मैं उस दरखास्त की कापी साथ लगा दूंगा, तो मेरा दावा देखो सच्चा है। तो ठीक, मैंने अब क्या बताया, अब हम अपना काम शुरू करते हैं कि देखें यहां से इस हेड नोट तक आपने वही लिखना जो मुद्दई ने लिखा है, जो मुद्दई के वकील ने लिखा। आपकी कहानी, आपकी लिखाई जो अलग है वो यहां से शुरू होती है, जवाब दावा मिन जानिब मुद्दालह। फिर आप क्या लिखें यहां पर, इब्तदाई एतराज, ठीक है, लिखकर जनाबे वाला साइल बजरिए, साइल नहीं बल्कि क्या, मुद्दा अलैह, जनाबे वाला मुद्दा अलैह। यहां पे साइल लिखा था, आप क्या लिखेंगे, मुद्दा अलैह। अब अपनी कॉपी और पेंसिल निकालें, तो अब देखें आपने कहां से लिखना है, जवाब दावा मिन जानिब मुद्दा अलैह। फिर क्या दूसरी हेडिंग दें, इब्तदाई एतराज। कुछ भी इसको आप टाइटल दे सकते हैं, मगर ज्यादा अच्छा लगता है इब्तदाई एतराज, आपकी मर्जी, कोई और भी दे दें, मगर ये इब्तदाई उज़र, ये इब्तदाई एतराज, ठीक है। आगे जनाबे वाला साइल यहां पे लिखा था ना, आप क्या लिखेंगे,
मुद्दा अलैह बजरिया कौंसल हस्बे झैल आरिज है। ठीक है, अब इब्तदाई तराज अब अपना एक एक करके लिखिए। अब वो तरतीब अब आपकी है, अब उसके अंदर अदालत आपको नहीं रोक सकते, अब आप अपनी तरतीब से लिखें। नंबर 1, अब देखो कहानी अब घड़ रहे हैं जो सच्ची है। ठीक है जी, सच्ची जो है, झूठी नहीं, सच्ची। अब आपने क्या लिखा? नंबर 1, ये कि जो मुद्दई है वो मेरा बहुत करीबी दोस्त था, हम दोनों के फैमिली टर्म थे। ये लिखना शुरू कर दें। ठीक है, हम दोनों के फैमिली टर्म थे, दोनों खानदान आपस में बहुत गहरी कुर्बत और रफाकत रखते थे। इस लिहाज से हमारे खानदान के अफराद का एक दूसरे के घरों में आना जाना था, जहां से मेरी बच्ची, नंबर 2, आना जाना था। ठीक, नंबर 1 पॉइंट आ गया। नंबर 2, ऐसा हुआ कि एक शादी पर मेरी बच्ची सज संवर कर अच्छे लिबास में शादी पर जब गई तो मुद्दा अलैह का बेटा भी उस शादी में था, जहां उसने मेरी लड़की को देखा तो उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो गई। नंबर 2। नंबर 3, ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन, और इस चीज से मेरी बेटी बेखबर थी, आप लिख दो, या यूं कहो मेरी बेटी को उसके लड़के ने बताया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो मेरी लड़की ने साफ इनकार कर दिया और मुझे आकर बताया कि बाबा इस तरीके से उसके लड़के ने मुझे ये प्रपोज किया है, मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने कहा बेटा ठीक है। तीसरा पॉइंट ये बन गया। चौथा, कुछ अरसे पहले मेरे पास मुद्दई आया और उसने बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ मुझसे अपने बेटे का रिश्ता मांगा। नंबर 5, मैंने उसको कहा कि मेरी बेटी कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी और आने के बाद उसने मुझे कहा कि आपके बेटे ने उसको प्रपोज किया है, उसको इजहार मोहब्बत उससे की है, तो उसने मुझे आकर साफ इनकार कर दिया कि मैं उसको पसंद नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती हूं। नंबर 6, मुद्दई ने मुझे कहा आप एक मर्तबा अपनी बेटी को मेरे सामने बुला दें। मैंने बेटी को सामने बुलाया, हम दोनों ने बैठकर समझाया, उसके बावजूद भी मेरी बेटी ने साफ इनकार कर दिया। नंबर 7, इस रंजिश को दिल में लिए हुए मुद्दई वहां से उठा और उसने इरादा बना लिया कि अब मुझे इस चीज का मजा चखा कर रहेगा और ब्लैकमेल करके मेरी बेटी का रिश्ता हासिल करेगा। नंबर 8, आज से महीना पहले की बात है या 2 महीने, जो भी आप कहें, मैं सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़कर आ रहा था, खेतों से गुजर रहा था, तो सड़क के किनारे पर एक सफेद रंग की कार खड़ी थी जिसमें मुद्दई का बेटा और उसके कुछ दोस्त थे। उन्होंने मुझे गन पॉइंट पर गाड़ी में बिठाया और एक नामालूम जगह पर ले गए। नंबर 8, अब उन्होंने मुझे वहां पर पहले मुझे मजबूर किया कि आप हां करो, बच्ची का रिश्ता दो, वरना हम इस रिश्ते को दूसरे तरीकों से भी लेना जानते हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने गन पॉइंट पर पहले मुझे मारा पीटा, फिर गन पॉइंट पर मेरे अंगूठे जबरदस्ती इस प्रोनोट पर ले लिए और फिर मुझे संगीन नताइज की धमकियां देते हुए वहां से छोड़ दिया। नंबर 8, नंबर 9 या 8 जो भी चल रहा है, तो नेक्स्ट वो नंबर के, और जाते वक्त मुझे वहां से रिहा करते वक्त, अपनी हिरासत से छोड़ते वक्त उन्होंने मुझे कहा अगर तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बर्बादी के दिहाने पे ना ले जाएं और तुम पे केस ना करें, तो 5 दिन के अंदर अंदर आकर हमें उसका, अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दो। मैं वहां से आया। अब अगला पॉइंट,
میں وہاں سے آیا اور آتے ہی روبرو گواہان میں تھانے چلا گیا اور میں نے وہاں پر درخواست جمع کرائی۔ نیکسٹ، اس درخواست کی کاپی مقدمے کے ساتھ جو ہے لفظ ہے۔ ٹھیک، یہ کہانی بن گئی۔ نیکسٹ، یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کی بنا پر مجھے جھوٹا پھنسایا گیا ہے، لہذا یہ مقدمہ سراسر غلط، باطل، جھوٹ، بے بنیاد اور رنجش کی بنا پر صرف میری بچی کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے اور مجھے معاشرے میں بدنام اور رسوا کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ اب آپ کے ابتدائی پوائنٹ بن گئے۔ اب آپ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی لکیر لگا دیں۔ اب کیا لکھیں؟ اس کا جواب دعویٰ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے اس کا جواب کیا، اب اگلی ہیڈنگ کیا دیں کہ جواب دعویٰ فکرہ وار، یا کوئی بھی آپ لفظ لکھ دیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ہم جب آپ کو اس کی ٹریننگ دیں گے تو اس کے اندر ہم آپ کو نا پیارے پیارے فکرے بھی بتائیں گے کہ اس کی ہیڈنگ کے یہ بنتے ہیں یہ۔ ابھی تو میں صرف آپ کو یہ لکھنا بتا رہا ہوں۔ اب لکھیں نمبر 1 اس کی ترتیب سے۔ اب یہاں سے بڑا قیمتی آتا ہے کہ جو پوائنٹ آپ نے انکار نہ کیا، جو پوائنٹ، دوبارہ سنیں، آپ نے انکار نہ کیا، یہاں سے اوپر جو کہہ گئے وہ آپ کی کہانی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو آپ کو بس ایک سٹرونگ بنا رہی دعوے کو۔ اس کے یہ پوائنٹ ہے نا، ان کے اندر آپ نے اب اتنی سوچ سے جواب دینا ہے کہ جس پوائنٹ کو آپ انکار کرنا بھول گئے یا انکار کیا اور مبہم لہجے میں کر دیا، صاف انکار نہ کیا، واضح لفظوں میں انکار نہ کیا، وہ پوائنٹ آپ کے خلاف استعمال ہوں گے۔ مخالف وکیل کیا کہے گا کہ جج صاحب اس نے انکار نہیں کیا، جب ایک انکار نہیں کرتا تو قانون یہ ہے کہ وہ اس نے ایڈمٹ کر لیا، اس نے تسلیم کر لیا ہے، یہ پوائنٹ اس نے تسلیم کیا ہوا ہے، اگر تسلیم نہ کرتا اس کا صاف اس نے انکار کرنا تھا۔ تو اس لیے ہر پوائنٹ، ہر فکرے کے ہر لفظ کو غور سے پڑھنا ہے، پھر اس کا جواب دینا۔ اب دیکھو ہم اس کی اندر پریکٹس کرتے ہیں۔ اب لکھیں نمبر 1 جو یہ لکھا نا، اب یہاں پہ کیا لکھا، یہ کہ سائل مدعی کی مدعا علیہ سے گہری قربت و رفاقت تھی اور دیرینہ مراسم کی بنیاد پر رقوم کا لین دین اکثر ہوتا رہتا تھا۔ ٹھیک، اب آپ یہاں لکھیں یہاں تک کہ رفاقت تھی اور دیرینہ مراسم تھے، یہ والی بات تو سچ ہے نا۔ تو اب کیا لکھیں، نمبر 1 فکرہ نمبر 1 میں مدعی کی یہ بات یہاں تک سچ ہے کہ ہمارے دیرینہ تعلقات تھے اور آپس میں بڑی گہری قربت اور رفاقت تھی، مگر یہ بات سراسر غلط ہے کہ آپس میں مراسم کی اور دیرینہ تعلقات کی بنیاد پر رقوم کا لین دین ہوتا تھا۔ ایسا بالکل غلط ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ٹھیک، تو آپ نے دیکھو ایک حصے کو ماننا، دوسرے حصے کا انکار کر دیا۔ اگر آپ نے یوں کہہ دیا کہ یہ کہ مدعی نے جو کہا ہے فار ایگزامپل کہ ہماری گہری رفاقت تھی، یہ درست ہے، ٹھیک، تو آپ نے یہ جب کہہ دیا نا، یا یوں کہہ دیا یہ فکرہ نمبر 1 درست ہے، تو آپ نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ رقوم کا آپس میں لین دین ہوتا تھا۔ جب یہ رقوم کا لین دین آپس میں ہوتا تھا تو یہ بات دوسرے کے اس کے مقدمے کو تھوڑا سا سٹرونگ بنا رہی ہے کہ پہلے بھی یہ لین دین ہوا ہے، آپ یہاں سے ہی اس کو توڑیں، بنیاد ہی اس کی پہلے ہلائیں، ہر وہ پوائنٹ اس کا توڑنا شروع کر دیں جو آپ کے خلاف جا رہا کہ رقم کا لین دین کبھی ہوا ہی نہیں۔ مگر یہ کرنے سے پہلے پھر یہ سوچیں، کیا کبھی آپ نے کوئی لین دین کیا، اس کی کوئی تحریر تو نہیں آپ کی پڑی ہوئی؟ کبھی وہ لا کے دکھا دے کہ جج صاحب دیکھیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کی اپنی تحریر ہے، ہمارا دیکھو یہ چیک کا لین دین تھا، اس کی فوٹو کاپی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ میں نے یہ چیک کیش کرایا تھا۔ تو یہ چیز سوچ کر، جس چیز کا انکار کریں یہ سوچ کر کہ میں نے کوئی اس کا ثبوت تو نہیں چھوڑا ہوا، کبھی یہ چیز میرے خلاف تو نہیں آ جائے گی، تو کیا آپ نے انکار کر دیا۔ اب فکرہ نمبر 2 اس کا جواب کیا لکھیں؟ اب وہ کیا کہتا ہے، یہ کہ مدعا علیہ نے بسلسلہ خرید مکان مدعی سے
बजरिया प्रोनोट व रसीद जो है फलां डेट को इतने कर्जा लिया और वादा किया कि गंदम की फसल की कटाई पैदा करूंगा, तो आप क्या लिखें, ये कि फिक्रा नंबर 2 सरासर गलत है। ना तो किसी रकम की बाबत कोई प्रोनोट दिया गया और ना ही कोई 23 लाख, अभी रकम का लिखना है, ये नहीं लिखना ना कोई रकम का कोई रकम उधार ली गई, नहीं, ये नहीं, पूरा लफ्ज लिखेंगे। ये कभी भी नहीं करना कि इसकी जो इसने लफ्ज लिखे हैं उसको आप हू बहू वैसे ना लिखें। अब उसने लिखा ना 23,60,000 कर्जा लिया, तो आप क्या कहें, नहीं, क्या लिखें, और ये कि जो कहा गया है कि 1/4/6 को माबिल 23,60,000 लिए गए थे, ये रकम मैंने ली ही नहीं, पूरा जवाब दे। और जब रकम ली नहीं तो इसकी वापसी का सवाल ही नहीं बनता। नंबर 3, लिहाजा रूबरू गवाहान मलक साजिद अली, वल्द आबिद हुसैन, शाहिद अली, अकवाम अराई साकना दौलत गेट ने नकद रकम जर मुद्दा लेके हवाले कर दी। अब ये गवाह अपने झुटलाने हैं। ये कैसे झुटलाएंगे? ये कि ये इसके अपने खरीदे हुए गवाह हैं, इसके झूठे मन घड़त गवाह। ये कि फिक्रा नंबर 3 में जो रूबरू गवाहान रकम लेने का जिक्र किया गया है वो बिल्कुल गलत है। ये जो गवाह हैं ये इसके रिश्ता तलाश करें, इनका आपस में क्या रिश्ता है। अगर वो रिश्तेदार निकल आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? कि ये तो उसके अपने करीबी रिश्तेदार हैं, ये करीबी रिश्तेदार हैं इसलिए मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। या कोई और देखें कि इन गवाहों से आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं चल रही, तो दुश्मनी को निकाल लें, कोई ना कोई वजह ऐसी बताएं कि इसके गवाहों को आप तोड़ें। तब ये गवाह क्या किस तरह टूट रहे हैं कि ये जो गवाह हैं 2, इनसे तो मेरी पहले फलां जगह पर झगड़ा हुआ था और हमारा आपस में मुकदमा चल रहा है। ये तो खुद मुझे मेरे मुकदमे के अंदर जो फरीकैन हैं उसकी कापी लफहाजा है, तो उसका कोई तोड़ निकाल दें। आ गया। अब फिक्रा नंबर 4, ये कि गंदम की फसल की कटाई को 5 माह गुजर चुके मगर मुद्दा अलैह हमेशा लहतो लाल से काम लेता रहा। अब क्या लिखें? नंबर 4, ये कि फिक्रा नंबर 4, आप भी अपना नंबर 4 देंगे और आगे लिखेंगे फिक्रा नंबर 4। जो नंबर ये दे रहा है वही नंबर आप लिखेंगे, फिर आगे उसका हवाला देंगे कि फिक्रा नंबर 1, 2 नंबर दिया तो फिक्रा नंबर 2, 3 नंबर दिया तो फिक्रा नंबर 3, 4 दिया तो फिक्रा नंबर 4। ये कि फिक्रा नंबर 4 में जो गंदम की कटाई का जिक्र किया गया है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना तो प्रोनोट लिया गया, ना तो प्रोनोट तहरीर किया गया, और ना ही मैंने ऐसा कोई जिक्र किया। बल्कि ये प्रोनोट, बल्कि यहां पे जिक्र करना है इसका, ये प्रोनोट था ना कि प्रोनोट लिया गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इस ऐसा नहीं किया गया बल्कि प्रोनोट, वही वाली जो ऊपर बात आपने बताई थी तो मैं ये बताना भूल गया, तो यहां पे उसका जिक्र कर दें कि ये कि प्रोनोट जो इसने लिया था वो इब्तदाई एतराज में बता दिया गया है कि वो प्रोनोट मुझे गन पॉइंट पर मुझसे अंगूठे लगवाए गए थे और उसकी बाबत मैंने फलां थाने में फलां डेट को रपट दर्ज कराई थी, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसकी कॉपी दावा के साथ लफहा, जवाब दावा के साथ लफाजा है। ठीक, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? गंदम की तो लहतो लाल से काम लेता, तो क्या प्रोनोट जो लिया गया था वो क्या था? झूठा था, वो आपने उसका जिक्र आ गया। तो ये क्या लिखेंगे? ये कि फिक्रा नंबर 4 बिल्कुल गलत है, ना कोई रकम ली गई और ना कोई वादा किया गया, कोई लहतो लाल से काम ना लिया गया। नंबर 5, ये कि 15 रोज कबल रकम की वापसी का मुतालबा पे मुद्दा अलैह साफ इनकारी हो गए जो कि बिनाए दावा का सबब बना। अब आप क्या कहें? ये कि जब प्रोनोट मैंने अपनी मर्जी से दिया ही नहीं जबकि मुझसे झूठा लिया गया, ये कि फिक्रा नंबर 5 सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है और बिल्कुल बातिल है, क्योंकि मुझसे जो प्रोनोट लिया गया था वो प्रोनोट मुझसे जबरदस्ती गन पॉइंट पे लिया गया था। लिहाजा जब मैंने कोई रकम ली ही नहीं तो मैं उसको क्यों दूं? लिहाजा मुद्दई को बिनाए दावा हासिल ना है और ये केस झूठा, बेबुनियाद, बातिल, फर्जी, मन घड़त है। यहां पे आ गया।
اب یہ کہ 6 یہ کہ کورٹ فیس بابت 23 لاکھ رقم یہ بھر دی گئی ہے، تو آپ کیا کہیں، یہ کہ فقرہ نمبر 6 جو ہے یہ قانونی ہے، مگر دیکھو قانونی ہے، مگر یہ کہ رقم ایسی کوئی نہیں لی گئی، لہٰذا یہ بات رقم سے متعلق بالکل غلط ہے۔ اب فقرہ 7 نمبر 7 دیں گے، لکھیں گے یہ کہ فقرہ نمبر 7، اب وہ کہتا ہے کہ سماعت حاصل ہے، تو یہ کیا لکھیں گے، یہ کہ فقرہ نمبر 7 قانونی ہے، مگر جب بنائے دعویٰ حاصل ہی نہیں ہوا تو عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ جب یہاں پر آ گیا اب باحالات بالا استدعا، آپ بھی اسی طرح لکھیں گے، باحالات بالا استدعا یہ ہے، اب اپنی وہ پہلے والی کہانی جو ابتدائی اعتراض تھے اس میں سے آ جائیں۔ باحالات بالا جناب والا سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ایک فرضی، بے بنیاد، باطل، من گھڑت اور رنجش کی بنیاد پر پیدا کردہ ایک ایسا کیس ہے جس کی بنیاد رشتہ نہ دینے سے کھڑی ہوئی، لہذا یہ کوئی اصل کیس نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹا، فرضی، من گھڑت طرح کا کیس ہے، لہذا مدعی کو کوئی بنائے دعویٰ حاصل نہیں ہے، لہٰذا اب آپ کیا کریں، اب اپنی جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس خارج فرمایا جائے، لہٰذا باحالات بالا استدعا ہے کہ یہ کیس جھوٹا، من گھڑت، فرضی ہے، اس کی بنیاد رنجش رشتہ کی بنیاد پر ہوئی جو کہ مدعا علیہ اوپر بیان کر چکا ہے۔ تو عدالت حاضہ سے استدعا ہے کہ یہ کیس جو ہے فوراً اس کو خارج فرمایا جائے، اور کیونکہ مجھے ناحق ستایا گیا، مجھے جھوٹے کیس میں ملوث کیا گیا اور میری بدنامی کی گئی، لہٰذا اس کو کاسٹ بھی لگائی جائے، اور اس کے علاوہ عدالت کوئی اور ریلیف، کوئی اور مجھے کوئی چیز دینا چاہے، کوئی اور ریلیف دینا چاہے تو وہ اس کی میں استدعا کرتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو سمپل دیکھو لفظوں میں سمجھایا، جبکہ قانونی لفظ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم کیونکہ سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے میں میں اگر ٹف لفظ استعمال کروں گا تو آپ کے یہاں سے آئیں گے یہاں چلے جائیں گے۔ جب پہلے سمپل آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر دیں گے نا، پھر ہم دعویٰ جب یہاں پہ لکھیں گے ٹف لفظوں میں آپ کو پتا ہوگا یہ کیسا ہے۔ تو یہ تھا جواب دعویٰ۔ تو دیکھیں جواب دعویٰ میں کیا، دوبارہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک تو سیم وہی آ گیا۔ یہاں پہ لکھے جواب دعویٰ من جانب مدعا، پھر کہ دوسری ہیڈنگ کیا دیں کہ ابتدائی اعتراض یا ابتدائی واقعات یا ابتدائی عذر و واقعات، جو بھی آپ ہیڈنگ دے دیں۔ جناب اعلیٰ یہاں پہ سائل تھا تو آپ کیا لکھیں گے، مدعا علیہ بذریعہ کونسل حسب ذیل حادث ہے۔ آ گیا اب وہ جو کہانی آپ کی تھی جو اس نے نہیں بتائی، جو کہ آپ کی بیٹی کے رشتے سے بنی تھی، اس کو ایک ایک کر کے پوائنٹ ترتیب سے جو ہوا تھا اس ترتیب سے لکھنا شروع کر دیں کہ پہلے دن اس طرح ہوا، میرے گھر آنا جانا تھا، پھر میری بیٹی کو دیکھا، وہ پسند آئی، پھر اس کو جا کے ایک شادی میں گئی، اس نے اس کو پرپوز کیا، میری بیٹی میرے پاس آئی، مجھے آ کے انکار کیا، پھر مدعا لے آیا رشتہ لے کر، میں نے اس کو انکار کیا، اس نے مجھے کہا کہ میں کچھ دن بعد آؤں گا، آپ اپنی بچی کو منا لیں۔ جب میں دوبارہ آیا میں نے پھر انکار کیا تو اس نے کہا بچی کو سامنے بلائیں، ہم دونوں نے اس سے بات کی، اس نے پھر انکار کیا، تو یہ رنجش کی بنیاد پہ چلا گیا، مجھے اس طریقے سے وہاں سے اس نے اٹھایا، نماز پڑھنے کے لیے میں گیا ہوا تھا تو اس نے مجھے وہاں سے اغوا کیا اور مجھے اس طرح زبردستی پر نوٹ پر انگوٹھے لگوائے، پھر میں تھانے گیا، میں نے وہاں پہ اس کے متعلق درج کروایا، اس کی جو رسید، اس کی جو فوٹو کاپی میرے پاس دعوے کے ساتھ لفظ ہے، یہ والی چیز یہاں تک آ گیا ابتدائی اعتراض۔ پھر جب یہ دیں گے تو یہی والا نمبر اسی کے حساب سے نمبر 1، اور پھر آگے کیا لکھیں گے، یہ کہ فقرہ نمبر 1، پھر اس طرح 2، یہ کہ فقرہ نمبر 2۔ اس کی ہر چیز کو جھٹلانا ہے، مگر جھٹلانے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کہیں میں ثبوت تو نہیں دے بیٹھا، آپ کہیں میرا کوئی لین دین تھا ہی نہیں اور وہ لا کے آپ کا چیک دکھا دے، آپ کے پر نوٹ پہلے کے دکھا دے، دیکھیں جی یہ تو پہلے ہمارا لین دین ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے یہاں پہ بھی جھوٹ بول دیا، پہلے ہی فقرے میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو ہے ہی جھوٹا۔ تو آپ کے
گل پڑ جائے گا وہ چیز آپ کے خلاف چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ سارے وہ دیتے دیتے آپ یہاں تک آئیں گے۔ سیم اسی طریقے سے یہ تصدیق بھی آپ کریں گے، آج با مقام ملتان مورخہ فلاں فلاں کو جو آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں، اس امر کی تصدیق کی جاتی ہے کہ مراتب بالا فقرات میرے علم و یقین کی حد تک صحیح درست ہیں۔ یہاں پہ مدعی لکھا ہے تو یہ آپ کیا لکھیں گے؟ مدعا علیہ۔ تو یہاں پہ سائل بذریعہ کونسل، تو یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ مدعا علیہ بذریعہ کونسل۔ آپ وکیل کا نام آئے گا، یہاں پہ وکیل کے دستخط آئے گے، یہاں پہ مدعا لے کے وہ آئیں گے۔ تو یہاں تک کا تھا ہمارے ایک میں دعا کرنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ صحابہ بارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ حافظ۔